today? Good. I'm glad that you are doing good. अच्छा, थोड़ी सी important announcements. जैसे आप लोगों के पास ना मैसेजेस आते हैं ग्रुप पे, तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो लेट मी डिस्क्राइब कि आपके पास किस तरीके से मैसेज आते हैं. ठीक है, एक तो आपके पास अलर्ट आता है आपकी जो भी एलोकेटेड क्लास होती है उसका, है ना. जो भी आपका एलोकेटेड क्लास है, जो आपको क्लास अलॉट हुई हुई है, उसका आपके पास एक अलर्ट जाता है. राइट, तो वो आपका पास एलोकेटेड क्लास का अलर्ट होता है. एक आपके पास ओपन बैच का अलर्ट जाता है. एक हमारा ओपन बैच रात को हो रहा है, एक ये जो सुबह वाला बैच है वो भी हम ओपन बैच में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे जिनका अब स्कूल ना मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट हो रहा है. तो दैट इज वाई उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनके पास मॉर्निंग क्लास का भी लिंक पहुंचे. तो आपके पास 2 ओपन बैच के लिंक जाएंगे, एक ओपन बैच मॉर्निंग का और एक ओपन बैच इवनिंग का. ठीक है, एडिशनली आप लोगों के पास एक और लिंक जाता है जो होता है डाउट क्लास का, एडवांस डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाली जो क्लास है उसका. तो जैसे हम क्लास के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ थियोरी पढ़ते हैं, अगर आपके और एडवांस डाउट्स हैं, ठीक है, अब आप बच्चों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने शुरू कर दिए जेई और नीट के ऑन योर ओन, एंड यू आर हैविंग डाउट्स फ्रॉम दैट, तब आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो. मतलब दैट क्लास इज नॉट फॉर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट इज फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द क्लास वंस. एक बार आप क्लास अटेंड कर चुके हो और उसके बाद आप वो वाली क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको और एडवांस डाउट्स हैं. ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है सबको कि हाँ किस तरीके से थोड़ी सी क्लासेस के लिंक्स वगैरह सबके पास पहुंचते हैं, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो इसके अंदर कंफ्यूज थे. मैम कैसे पहुंचते हैं मुझे नहीं पता। बेटा जैसे आपके पास ग्रुप पे लिंक्स आते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो बस मैं वही बता रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपके पास लिंक्स आते हैं वो 2-3 तरीके के आते हैं. एक आपके पास आता है आपकी जो एलोकेटेड क्लास है उसका लिंक. ठीक है, जो भी आपकी एलोकेटेड क्लास होगी, जो भी आपकी एलोकेटेड क्लास के टाइमिंग होंगे, उसके हिसाब से आपके पास एक लिंक पहुंचेगा. दूसरा लिंक आपके पास आता है ओपन बैच का. तो एक हमारा ओपन बैच रात को होता है, एक हम ये जो 9 से 10 वाला बैच है वो भी ओपन बैच कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो इवनिंग में क्लासेस नहीं ले पाते, उनका इवनिंग स्कूल है या फिर ऐसा कुछ चीज है, तो उनके लिए हम मॉर्निंग की क्लास ओपन कर देंगे, सो दे विल बी एबल टू टेक दैट क्लास. ठीक है, तो एक आपके पास एलोकेटेड क्लास का लिंक आता है, एक आपके पास ओपन बैच का लिंक आता है, और तीसरा आपके पास एक एडवांस डाउट सॉल्विंग का भी लिंक आ रहा है जो उसकी रात की क्लास होती है 10:15 से 11:15. तो वो क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे अब आप ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हो, फिजिक्स की आपने एक क्लास ऑलरेडी ले ली है, अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी और आपको कुछ एडवांस डाउट्स है, राइट, तो तब आप उस क्लास को ज्वाइन करोगे ताकि आपके जो भी एडवांस डाउट्स है वो आप एड्रेस कर पाओ. ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर नाउ कि किस तरीके से ये 3-4 लिंक्स आपके पास आ रहे हैं. मैम कौन से लिंक? गुड मॉर्निंग. सब बच्चे लेट आते हैं और फिर पूछते हैं कौन से लिंक. गुड मॉर्निंग बेटा. जैसे गुड मॉर्निंग मैम। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे आ नहीं रहे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों के पास अलग अलग लिंक आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिंक किसका है. तो मैं यस खाली मैम. ये बता रही थी कि एक आपके पास जो आपका एलोकेटेड बैच है उसका लिंक आता है, जो आपका बैच एलोकेटेड है जिस टाइम के हिसाब से आपका बैच है जिसमें आपका पर्टिकुलर टीचर होगा. एक आपके पास ओपन बैच का लिंक आता है. अब हमारा एक ओपन बैच रात को भी होता है, एक ओपन बैच सुबह के टाइम पे भी होगा, तो उसका लिंक आप लोगों के पास आता है. और एक आपके पास आता है एडवांस डाउट सॉल्विंग क्लास का. तो एडवांस डाउट सॉल्विंग क्लास आप तब ज्वाइन करोगे जब आप फिजिक्स की एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हो, बायो की एक क्लास ले चुके हो, केमिस्ट्री की एक क्लास ले चुके हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसकी एक क्लास आपने ऑलरेडी ले ली है. ठीक है, और वो वाली क्लास का लिंक आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, उसके बाद आप एडवांस डाउट सॉल्व कर रहे हो. अच्छा, कल 2 क्लास हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों. दैट इज इंटरेस्टिंग राज. ये तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, बट ठीक है. हाँ होगी. कहीं नहीं हुई मैम दोनों क्लास. हाँ, तो वही तो, दोनों क्लास एक दिन में तो हो ही नहीं सकती, या तो फिर उनके पास कहीं से कोई लिंक वगैरह उनको मिल गया होगा तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे ज्वाइन कर ली होगी. बट कुछ नहीं होता, वो तो इस वीक में आपका जो भी सिलेबस होगा वो पूरा हो जाएगा. गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग. ठीक है, सब बच्चों ने रिवीजन करी, जो भी हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था उसकी सबने रिवीजन करी. यस मैम, नो मैम, यस मैम. तो चैप्टर इजी है, ये बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी. ठीक है, तो इसलिए चैप्टर की चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, चैप्टर इजी है, चैप्टर अच्छे से हो जाएगा. हाँ बेटा, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, वही सेम चीज आपकी ओपन बैच में होगी. एडवांस डाउट सॉल्विंग वाली जो क्लास होती है उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है. वहां पे आपको जो भी डाउट्स हैं, आप सपोज आपने ये वाली क्लास अटेंड कर ली,
जो भी टॉपिक रिलेटेड डाउट्स होंगे, क्वेश्चन जो अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसके रिलेटेड डाउट्स होंगे, वो तो आप मुझसे अभी हाथ की हाथ पूछ लो। बट काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं, या फिर उनको कोई ऐसे एडवांस प्रॉब्लम्स है जेईई और नीट के जिसके अंदर उनको डाउट्स आ रहे हैं। सो दोस क्वेश्चंस दे कैन शेयर विद द सर जो वहां पे उस टाइम पे क्लास में होते हैं। ठीक है, तो जो एडवांस डाउट वाली क्लास है वो आपकी सेकंड क्लास रहती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो अटेंड कर सकते हो, वरना आपकी बाकी सारी जो भी ओपन बैचेस रहते हैं और ये वाली आपकी एलोकेटेड क्लास है उसमें आपका सिलेबस सेम तरीके से ही डिस्कस होता है। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? सबको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया? यस यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर आज के कोर्स पे मूव ऑन करते हैं, आज की क्लास शुरू करी जाए। ठीक है, तो हमें आज की क्लास का हमारा मेजर एम है कि हमें इलास्टिक मॉड्यूली वाला जो पार्ट है वो कवर करना है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में देखा था, हमने हुक्स लॉ देखा था, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी ब्रीफली देखा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व काफी बच्चों को ढंग से समझ नहीं आया था, तो वो आज मैं थोड़ा सा सबके लिए रिपीट भी कर दूंगी। बट फटाफट पहले थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? फटाफट बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, आर्यन बोल रहे हैं फोर्स Restoring अपॉन force per unit cross sectional वेरी area. गुड, रीस्टोरिंग फोर्स Per unit cross sectional area. बिल्कुल सही, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यही इसी तरीके से हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया था। फिर ये F/A का फॉर्मूला कैसे आया? हमने बोला कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, मैम इक्विलिब्रियम जब होता है बॉडी में तो ये रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल हो जाती है। ठीक है, तुषार, बादल और रात सबने F/A लिखा है, तो चलो मैं F/A भी लिख देती हूँ। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो आपकी बॉडी के ऊपर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है दैट बिकम्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसलिए आपका जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यही पढ़ा था पिछली क्लास में। अब स्ट्रेस के 3 टाइप्स भी पढ़े थे, क्या क्या टाइप्स थे वो बेटा? व्हाट वर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो एग्जिस्ट करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वेरी गुड, एक हमारे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल। टेंसाइल, टेंजेंशियल। वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। फिर हमारे पास आ गया टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल में भी फर्दर 2 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, टेंसाइल या कंप्रेसिव। ठीक है, गुड मॉर्निंग घनश्याम बेटा। और लास्ट हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस। ठीक है, यही पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। अब फटाफट मेरे को बताओ, हमने स्ट्रेन भी पढ़ा था, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन? Change in length Change in upon dimension original upon length. my original dimension. बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ भी अगर आपकी ऑब्जेक्ट है उसमें लेंथ चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जो भी वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी वो चीज है उसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है, दैट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, जो आपकी पहले कॉन्फ़िगरेशन थी, वो इसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी रिमाइंड करवा देती हूँ कि स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, अब स्ट्रेन के भी हमने 3 पार्ट्स कवर करे थे। किस किस टाइप का स्ट्रेन था बेटा हमारे पास? 1 2 3 बताओ। वेरी गुड, एक तो शियर आ गया, चलो शियर को हम सेकंड नंबर पे रखते हैं। Longitudinal, shear और volumetric. टेंजेंट आपका वॉल्यूमेट्रिक सेम बल्क ही है स्ट्रेस ना? सेम ही था हाँ, ना सब मैम? कुछ सेम ही है। सबसे पहले ऊपर वाला फर्स्ट की जगह लॉन्गिट्यूडनल की जगह हम लिखते हैं लीनियर स्ट्रेन बस। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कुछ भी लिख लो। दूसरा हमारे पास भाई टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन। और तीसरा हमारे पास आ गया बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वांटिटी तो सारी सेम ही है, तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग तो सेम ही था, बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही पढ़ा था हमने। यस Yes, ma'am, मैम। यस मैम। है। अब एक और चीज जो हमने पिछली क्लास में कवर करी थी वो थी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलती है बेटा? हुक्स लॉ क्या बोलता है हमको? स्ट्रेस वर्स्ट। स्ट्रेस और स्ट्रेन तो बोला, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या?
राज बेटा ने हाथ रेस कर रखे, जिसको हाथ रेस करना है वो माइक। हाँ बेटा, स्ट्रेस परपेंडिकुलर थोड़ी होता है स्ट्रेन के, तुषार आप पी से वर्ड गलत बोल रहे हो, वैसे आप सही समझ गए हो आई थिंक। प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला हो गया, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? मैम जितना होएगा मैम उस पे जो फोर्स लग सकता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लग सकता है उसमें। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लग सकता है किसी बॉडी में उसको हम कहते हैं मतलब मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स बिफोर द बॉडी लूजेस इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज। कितनी मैक्सिमम फोर्स में लगा सकती है उस बॉडी पे सच दैट उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो अभी भी रिटेन रखे, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इस लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, सनी इस तरीके से इसको समझो कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का मतलब हो गया एक तरीके से आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे, और स्ट्रेन आपका हो गया कि बॉडी के अंदर लेंथ कितनी चेंज हो रही है, या फिर जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन कैसे चेंज हो रही है। तो अब ये चीज सोच सकते हो कि हाँ, स्टार्टिंग में मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी ही लेंथ चेंज होगी। सो दैट इज व्हाई दे कम आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बाद में क्या होता है, जब आपकी बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टीज लूज होनी शुरू हो जाती है, तब जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है बेटा, आगे चले। यस मैम। अब ये वाला जो कर्व है देख सकते हो बेटा, आपकी रिकॉर्डिंग जो है क्लासेस की वो अवेलेबल है। आप लोगों का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका नोट्स भी सेंड होते हैं रेगुलरली, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पे लिंक्स हैं। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाओ, उसकी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे सारी क्लासेस के आपके पास यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल होते हैं। वो यूट्यूब लिंक की आपके पास पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, फिर ये वाला जो कर्व है ये भी हमने पढ़ा था। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है। तो स्ट्रेस को मैंने कहा था रिलेट कर लो कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, और स्ट्रेन को मैंने कहा था कि कितनी चेंज हो रही है बॉडी के अंदर डायमेंशन, उससे रिलेट कर लो। तो हमने देखा था कि होता क्या है, स्टार्टिंग में तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो ओए वाली लिमिट के अंदर जो ओए वाला पार्ट है उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ये आपका इलास्टिक वाले पार्ट में लाई कर रहा है कि जब आप ये फोर्स जो है डिफॉर्मिंग फोर्स वो रिमूव करोगे तो ये ऑब्जेक्ट वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अब एबी वाली पोजीशन में क्या हो रहा है, एबी के अंदर अभी भी वो है इलास्टिक रीजन में, इट इज स्टिल इन इलास्टिक रीजन। मतलब अगर आप वो जो फोर्स है उसको रिमूव करते हो ना, तो फिर से ये ऑब्जेक्ट अपनी वापसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। बट यहाँ पे हुक्स लॉ जो है इज नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, अब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये चीज सही है? सबसे पहले बताओ, इज दिस थिंग ओके गाइस? यस। उसके बाद ए से लेकर नहीं, ए से लेकर नहीं, बी से लेकर, ये तो हमारा इलास्टिक रीजन पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कि बी से लेकर ई तक जो भी एरिया होगा ये हमारा हो जाएगा प्लास्टिक रीजन। मतलब अब यहाँ पर जो भी हम चेंज करेंगे ना वो परमानेंट चेंज होगी, मेरी बॉडी जो है दैट विल चेंज परमानेंटली नाउ। ठीक है, वो तो वापस आएगा। हाँ, वो वापसी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ ही नहीं पाएगी। ठीक है बेटा, रात में अगर आप लोगे क्लास तो रात की क्लास में भी यही डिस्कस होगा, रात की क्लास में भी यही सेम चीज ही डिस्कस होगी। ऑलराइट, तो अब हो क्या रहा है कि प्लास्टिक रीजन में क्या हो रहा है, प्लास्टिक रीजन के अंदर अब जो भी आप अगर अब आप फोर्स जो भी लगा रहे हो ना बॉडी में, कुछ परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो जैसे आप ये बीसी वाले पार्ट में देखते हो, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस अभी नहीं लगाया है, बट फिर भी मेरी बॉडी जो है वो कुछ परमानेंट चेंज हो चुकी है। ठीक है, उसके अंदर कुछ परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया है। ठीक है बेटा, ऐसा ही ग्राफ आता है क्योंकि जो आपकी बॉडीज है उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में आपका क्या हो रहा है, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो और जितनी इलोंगेशन बॉडी के अंदर हो रही है, जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जितना स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल है, तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद आपका अभी भी इलास्टिक रीजन में ही है कि आप फोर्स हटाओगे आपकी बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगी, बट आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद क्या होता है, अब आप और फोर्स लगा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी।
ठीक है, उसके अंदर कुछ प्लास्टिसिटी आ जाएगी. नाउ यू वोंट बी एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल इलास्टिक प्रॉपर्टीज. उसके अंदर देयर विल बी सम प्लास्टिक पार्ट कि अब वो वापसी जैसी थी वैसी नहीं आ पा रही, उसके अंदर कुछ परमानेंट डैमेज हो गया है. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस येलो पार्ट राइट हियर. ठीक है, तो अब सी से डी में अगर आप देखो, सी से डी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि अब आप ये देखो कि मैंने इतना छोटा सा स्ट्रेस अप्लाई करा है. स्ट्रेस तो मैंने इतना सा अप्लाई करा है और स्ट्रेन में मेरे पास इतना बड़ा चेंज हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अब आप फोर्स बहुत थोड़ी सी अप्लाई कर रहे हो, बट आपका जो स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है. आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ी सी लूज कर चुकी है आपकी बॉडी. ठीक है, तो अब ये जो भी डैमेज होगा उसके अंदर परमानेंट होगा. फिर डी को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है, डी को हम कह रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस. ये जो रीजन डी टू ई है इसके अंदर क्या हो रहा है, इवन इफ यू रिमूव द स्ट्रेस, रिमूव स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर दो अब, बट स्टिल आपका स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज करेगा. बट स्टिल स्ट्रेन जो है आपका दैट इज इंक्रीजिंग. तो इसके बाद हम कहते हैं कि अब तो मेरी बॉडी टूट चुकी है, अब मेरी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी है, क्योंकि अब अगर मैं फोर्स उस पर नहीं लगा रहा हूँ या उस पर फोर्स नहीं लगा रही हूँ तब भी मेरी बॉडी जो है उसमें जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ये वाला कर्व हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर किया था, बट क्योंकि लास्ट के टाइम में कवर किया था थोड़ा सा तो बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो इसलिए मैंने सबके लिए रिपीट कर दिया. इज दिस ओके गाइस, ये चीज क्लियर है सबको? आशिफ बेटा ये बाद में डिस्कशन कर लेना, क्लास जब खत्म होने वाली होगी ना तब तक अभी ये वाली चीज पढ़ लो, वरना सब बच्चों का दिमाग खो जाएगा कि अब तो सीईटी की पेपर की आंसर की चाहिए, तो अब फिर क्लास में कोई फोकस नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब हमारे पास ना 3 अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं बेटा, जिसकी हमें देखनी है कि प्रॉपर्टीज कैसे कैसे रहती हैं. ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व कैसे कैसे रहता है. बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है, इसको सीधा करने की कोशिश करती हूँ मैं, या फिर लाइन ही नहीं बनानी, छोड़ो. तो पहला मटेरियल होता है हमारा ब्रिटल. ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या होता है? दूसरा ठोस होता है ब्रिटल का मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल का बेटा फिर से सोचो एक बार, ठोस नहीं होता ब्रिटल मटेरियल बेटा, फिर से सोचो. ठोस नहीं होता मैम. हाँ नहीं होता, क्या होता है ब्रिटल का मतलब? मैम ब्रिटल का मतलब मैम एक तरीके से मैम पाउडर जो बन जाए. पाउडर जो बन जाए उस तरीके से याद मत करो, ब्रिटल से याद करो विच ब्रेक्स इजीली. मैम गिलास जैसे. हाँ मैम वेरी जिसमें गुड, डी और ई में हाइट कम होती है ना, रेंज कम होती है, वो ब्रिटल होते हैं मैम. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो. आपने तो जो मेरे को अभी बताना है फ्यूचर में वही एक्सप्लेन कर दिया. तो ब्रिटल मटेरियल ऐसा होता है जो बहुत इजीली टूट जाए, जैसे ग्लास. यस मैम. ठीक है, डक्टाइल मटेरियल का क्या मतलब होता है ये बताओ? मैम जिसमें डी और ई के बीच में रेंज ज्यादा होती है. मतलब क्या होता है डक्टाइल मटेरियल का? वो तो आप सही बोल रहे हो ये चीज, बट डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या है? डक्टाइल मटेरियल मैम उसको हम ज्यादा मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें डी और ई के बीच में रेंज है ना ज्यादा होती है. ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसको मोड़ सकते हैं. मतलब डक्टाइल मटेरियल ऐसा होता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वायर्स में. यस मैम. ठीक है, जो मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है उसको आप वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जो मटेरियल कम डक्टाइल है उसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और इलास्टोमर्स हो गए जैसे रबर आपके पास हो गया. ठीक है, जो काफी इलास्टिसिटी हाई होती है, जिनकी जो इलास्टिक बिहेवियर पोर्ट्रे करते हैं. ऑलराइट, ये चीज तो सबको समझ में आ रखी है. अब चलो मैं फटाफट बता देती हूँ कि इनके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हमारे पास किस तरीके से बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डक्टाइल और ब्रिटल का समझते हैं. तो दोनों के अंदर ना आपका हुक्स लॉ तो फॉलो होगा ही होगा. ठीक है, जितने भी आपके पास दुनिया के अंदर मटेरियल है सब में हुक्स लॉ कुछ ना कुछ टाइम के लिए फॉलो होता है. तो दोनों केसेस में आपका कुछ हुक्स लॉ फॉलो हुआ, फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आपकी क्रॉस हो गई. दोनों के अंदर मैं ये बना देती हूँ. ठीक है, अब होता क्या है, ये वाला जो मटेरियल होता है ना आपका ब्रिटल बहुत इजीली टूट जाता है. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसने हुक्स लॉ क्रॉस किया वैसे ही इसका ये जो फ्रैक्चर पॉइंट वाला टाइम है ना वो जल्दी आ जाएगा. यही मतलब है ना, तभी तो आपकी मटेरियल टूटेगी. जैसे उसने हुक्स लॉ क्रॉस किया, हुक्स लॉ तो सब में फॉलो हो रहा है, बट उसके बाद आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट वाला पार्ट है वो जल्दी आ गया. मतलब ये कुछ अपना ऐसे रहा, फिर अपना कुछ ये मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंचा जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और उसके बाद डायरेक्टली फ्रैक्चर पॉइंट पे आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो प्लास्टिक रीजन होता है ना, प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल.
जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए प्लास्टिक रीजन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ये चीज बताओ क्लियर है? क्योंकि आपके मटेरियल ने पहले तो हुक्स लॉ फॉलो कर लिया, बट उसके बाद आपने थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाई तो आपका सीधा जो मटेरियल है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक जिसमें वो प्लास्टिक की तरह एक्ट कर रहा है, वो रीजन ही बहुत छोटा है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल में आपको काम ही प्लास्टिक रीजन में करना है। हुक्स लॉ तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी की शेप परमानेंटली चेंज हो जाए, तो आपको काम ही प्लास्टिक रीजन में करना है। तो वो आप कैसे कर पाओगे जब प्लास्टिक रीजन जो होगा वो आपका काफी लंबा होगा। तो यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक रीजन काफी लंबा आता है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो प्लास्टिक रीजन रहता है दैट इज बिग। तो यही मेजर डिफरेंस होता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में। इस केस में आपका जो प्लास्टिक रीजन आता है वो थोड़ा सा बिग होता है, और जो डक्टाइल वाले केस में होता है उसमें आपका जो प्लास्टिक रीजन आता है वो थोड़ा छोटा होता है। ये चीज समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ठीक है बादल बेटा, मैम कितने बजे होती है कोचिंग? क्या टाइमिंग है कोचिंग का? कोई बच्चा डाउट डक्टाइल नहीं, डक्टाइल वाला जो प्लास्टिक वो हम हाँ ये वाला समझ में, जैसे आपने बताया कि जैसे वायर डक्टाइल का एक एग्जांपल देंगे तो और अच्छा समझ में आएगा मुझे। देखो, डक्टाइल का कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, ये कॉपर वगैरह ही है, आपको उसको वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हो, हाँ बेटा आप लीव कर दो, कुछ नहीं होता, बट आप ट्राई करो कि रात की क्लास अटेंड कर लेना, वो ओपन बैच वाली। ठीक है, अब डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या होता है? सपोज आपके पास कोई मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है ना कि वो डक्टाइल होते हैं, उनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप मेटल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो हुक्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, कि मेटल में आपने फोर्स लगाई वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फोर्स लगाई वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। फिर एक पॉइंट आएगा जब आप फोर्स लगाओगे, जब वो परमानेंटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको तो उसी रीजन में काम करना पड़ेगा ना, जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, और जो मेटल है वो कुछ चेंज इन शेप, चेंज इन साइज हो रहा है उसके अंदर। में शेप ही है वो ना, वापस रिगेन ना करे अपनी शेप। हाँ, वापसी अपनी शेप रीगेन ना करे ना, आप उसको वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, आपको उसकी शेप चेंज करनी है। तो इसका प्लास्टिक मतलब आपको बड़ा काम ही प्लास्टिक रीजन में करना है। सही वो बोल बड़ा रही हो हो नहीं गया। बोल रही? तो इसलिए उसका जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बड़ा होता है, ताकि आप उसको कन्वर्ट कर पाओ इजिली वायर्स वगैरह के अंदर, और वो टूटे ना। ठीक है, ये जी चीज मैम। समझ में आई बेटा? अब अगर इलास्टोमर की बात करते हैं, इलास्टोमर का एग्जांपल हो गया रबड़ फॉर एग्जांपल। तो इस केस में आपका क्या होता है? रबड़ के एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो आपका हुक्स लॉ तो फॉलो इसमें होता ही है। हुक ये फ्लो तो ज्यादा होगा इसमें मैम। पैराबोला टाइप का कर्व बन जाता है, हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके बाद बस कुछ ऐसा बन जाता है। मतलब इसके अंदर ना कुछ डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होता। ठीक है, डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होता। और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये वाला जो पॉइंट है ना, इलास्टिक लिमिट, वो ही यूजुअली इसका फ्रैक्चर पॉइंट के इक्वल होता है। तो मतलब इलास्टिक लिमिट इज वेरी क्लोज टू फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब जैसे हमने इलास्टिसिटी के उसके बाद हल्का सा हाँ, भी फोर्स लगा जैसे चल टूट जैसे जाएगी। बेसिकली आपने जैसे ही उसकी इलास्टिसिटी खत्म हुई, जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे रीच किया, वैसे ही वो टूट जाएगा। ओके ठीक है, मैम। इज दैट ओके बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये 3 टाइप के मैम एक मटेरियल क्या मतलब होते हैं? स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। मैं आपको नोट्स हाथ की क्लास के बाद भेज दूंगी। ठीक है, मैम अगर इलास्टोमर्स दोबारा बता देना। इलास्टोमर्स के केस में बेटा क्या हो रहा है? इलास्टोमर्स के केस में आप रबर बैंड का एग्जांपल देखो। रबर बैंड में क्या होगा? फोर्स लगाओगे वो खींचेगा, वापसी आ जाएगा। फोर्स लगाओगे खींचेगा, वापसी आ जाएगा। फोर्स लगाओगे खींचेगा, वापसी आ जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आपने उस पर इतनी फोर्स लगा दी, मैक्सिमम फोर्स लगा दी, कि वो टूट जाएगा। यही होगा ना? तो प्लास्टिक रीजन में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं। हुआ क्या आपका कि पहले उसने अपनी इलास्टिसिटी शो करी, फिर जैसे ही उसकी वो इलास्टिसिटी खत्म हुई, जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे रीच किया, वैसे ही वो चीज आपकी टूट गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलास्टोमर्स में यूजुअली हुक्स लॉ ही फॉलो होता है थ्रू आउट, और एंड मोमेंट पे जब उसकी इलास्टिक लिमिट आप रीच करते हो, तब उसकी फ्रैक्चर पॉइंट के बहुत पास वो आ जाता है। तो बेसिकली आपका कर्व जो रहता है ना, वो यहीं तक बनता है, यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद आपका फिर जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट पहुंच के टूट ही जाता है। मैम एक बात पूछनी थी, ये जो बेटल और डक्टाइल वाली लास्ट में जो हमने पढ़ा, ये किसका पार्ट था मैम? इसी चैप्टर का पार्ट है बेटा। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए कैसे बन पाते हैं, कि वो बता रही हूँ मैं। जैसा स्ट्रेन है ना मैम, ठीक है, हाँ, हेडिंग डाल रहा था बस। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? आगे चलूं? मैम एक फटाफट छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये 2 कर्व्स गिवन है, तो इसमें आप मुझे बताओ कि कौन सा ब्रिटल होगा, कौन सा डक्टाइल होगा। ये आपका मटेरियल 1 है, ये आपका मटेरियल 2 है। विच वन विल बी ब्रिटल, विच वन विल बी डक्टाइल?
Material one will be ductile and मैम material मटेरियल 1 जो है वो डक्टाइल है और हाँ मटेरियल 2 two मैम इसका brittle है। मैम बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। हम्म। मटेरियल 2 के अंदर देखो ये वाला रीजन बहुत छोटा है ना, तो ये बहुत इजीली टूट जाएगा, और मटेरियल 1 में ये वाला रीजन बड़ा है तो इसलिए ये इजीली नहीं टूटेगा। तो मतलब मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा ब्रिटल है एज कंपेयर टू मटेरियल 1। तो ऑप्शन डी तो हमारा हो गया सही। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि अगर आप ध्यान से देखो तो मटेरियल 2 की जो लीनियर लिमिट है, यहाँ पे जो ये लीनियर लिमिट है जिसमें वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है, दैट इज बिगर देन दिस। इसमें भी रबर की भी तो हो सकती है, रबर वाला है। नहीं, ये रबड़ वाला केस नहीं होता इसकी बेटा, लिमिट काफी रबड़ वाला केस तो इलास्टोमर्स में होता है। ठीक है, मैम आपकी आवाज कट आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जिस बच्चे को कट के आ रही है बेटा, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, एक बार रिफ्रेश करके क्लास फिर से ज्वाइन कर लो। 1 मिनट पढ़ाना मत, 1 मिनट बताओ। हाँ ठीक है, ये हमने देखा कि मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा ब्रिटल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो, इसका ये कुछ इतना है प्लास्टिक रीजन, यहाँ पे आपका जो प्लास्टिक रीजन है वो बड़ा है। ठीक है, सब लोग अग्री कर रहे हो कि हाँ मैम प्लास्टिक रीजन बड़ा है इस केस में, तो ये डक्टाइल है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखो कि यहाँ पर आपकी ये जो लीनियर लिमिट है, ठीक है, जो लीनियर लिमिट है इस केस में ये इससे छोटी है। ये दिख रहा है सबको कि हाँ मैम यहाँ पे ये जो लीनियर लिमिट है, जो ये ओ से लेकर ए तक का पार्ट है, ये इससे छोटा है ओ से लेकर बी तक के पार्ट से। Yes मैम। तो इसका मतलब क्या Yes, है कि ma'am. मटेरियल 2 जो है वो इलास्टिसिटी ज्यादा टाइम तक शो करेगा एज कंपेयर टू मटेरियल 1। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। डक्टाइल नहीं, ऑप्शन सी सही है बेटा, कि मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा रीजन में इलास्टिक रहेगा एज कंपेयर टू मटेरियल 1। ठीक है, इलास्टिक वाला कैसे होगा? क्योंकि जो अब आपका जितने टाइम वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब जितने टाइम वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है वो ज्यादा लंबा है ना, वो एरिया ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रेस में अप्लाई करूंगी तब भी उसमें स्ट्रेन जितना डेवलप होएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल सच दैट वो वापसी अपनी ओरिजिनल चीज में आ जाएगा जब मैं उसको रिमूव कर रही हूँ स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहां तक वो इलास्टिसिटी अपनी शो कर रहा है ज्यादा टाइम के लिए, जो मटेरियल 2 है। मटेरियल 1 कम टाइम के लिए इलास्टिसिटी शो कर रहा है। इज दैट ओके गाइस? इज दैट ओके बेटा सनी? यस मैम, नो मैम? अब आज की क्लास का एम है कि बहुत अच्छे से हमें क्लियर करना है बचा हुआ इलास्टिक मॉडुलाई का टॉपिक। ठीक है, ग्राफ तो बने हुए हैं बेटा, कौन सा ग्राफ देखने का मन है आपका? ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये छोटे मोटे टॉपिक है, जो इस चैप्टर में मेजर टॉपिक है, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई नीट किसी में भी आते हैं ना, वो है आपका ये देखो बेटा, यहाँ पे हो रहा है ना कि ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो जितने टाइम को ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा वो भी तो मैटर करेगा ना, कितने टाइम तक ये प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो टाइम है वो ज्यादा बड़ा है, लीनियर लिमिट इसकी लंबी है, इसकी लीनियर लिमिट छोटी है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा इलास्टिसिटी शो करेगा, ये कम इलास्टिसिटी शो करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो Yes, चलो ma'am. अब आगे चलते हैं। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर सब बच्चों को स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ रखा है। ठीक है, वेरी गुड। 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। मुझे पहले बताओ हुक्स लॉ क्या बोलता था? व्हाट डज हुक्स लॉ टेल अस? हुक्स लॉ क्या बोलता है बेटा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली Step per प्रोपोर्शनल। list. बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्ट्रेस जो है मैम, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यस मैम। है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये चीज नहीं भूलनी, इलास्टिक लिमिट में। यस मैम, विद इन इलास्टिक लिमिट। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है मैम, कि स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट मी से दैट कांस्टेंट इज सी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, राइट? जहाँ पे ये सी जो है मेरा दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ Yes, ma'am. प्रोपोर्शनैलिटी। यस यस मैम। ठीक है, ये तो सिंपल है, कुछ करा ही नहीं मैंने यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं लिख सकती हूँ कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस मैम। तो यही होता है आपका इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज इट। सी ठीक है, हाँ, ये जो सी है जो आपका, यहाँ पे हाँ, यही है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
अब Yes, ये ma'am. जो है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हो तब ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। अगर आप शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन की बात कर रहे हो तब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। अगर आप बल्क स्ट्रेस और बल्क वाले स्ट्रेन की बात कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तब ये हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस। सब में फॉर्मूला सेम है कि आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बारे में बात करते हो। ठीक है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये आपका कांस्टेंट होता है एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जो भी आप मटेरियल चूज कर रहे हो, कॉपर है, स्टील है, रबड़ है, सबका इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसको हमें अभी स्टडी नहीं करना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा। ठीक है, और एडिशनली फाइनल चीज क्या होती है बेटा, ये जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायमेंशंस है इंडिपेंडेंट रहता है उससे। ठीक है, खाली उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। जैसे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, वॉल्यूम हो गई, उस पर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करता। ये चीज बताओ, यहां तक क्लियर है? यस मैम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अब यूनिट भी बता दो मैम, इसकी यूनिट कितनी होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ यूनिट लेस मॉडुलस ऑफ होगा मैम, इलास्टिसिटी? यूनिट लेस होगा यूनिटलेस क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसमें लेंथ अपॉन लेंथ आ रहा है तो। वो तो स्ट्रेन के केस में आता है ना, ऊपर तो स्ट्रेस है। मैम जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही होगी। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही Newton per होगी ना meter बेटा। स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस की तो यूनिट होती है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी ना, स्ट्रेस वाली। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जो बच्चा बोल रहा था कि नहीं मैम ये डायमेंशन लेस या फिर यूनिट लेस होगी क्वांटिटी, यस ये मैम। चीज सही है? अब आ जाओ यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, बट वेरी सिंपल। हमें जब समझ में आ गया कि मैम स्ट्रेस और स्ट्रेन पता ही है क्या होता है, अब हमें मॉडुलस भी समझ में आ गया किस तरीके से लिखते हैं, तो यंग्स मॉडुलस भी वही हो गया कि जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, वैसे इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं कहते, जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, इफ यू डिवाइड दैट बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आपके पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो अब अगर इसका एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं मैं, तो सपोज आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लो बेटा। अच्छा इजी एग्जांपल है बेटा। जो म्यूट पे नहीं है वो म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, थोड़ी सी आवाज आ रही है पीछे से डिस्टर्बिंग। ठीक है, सपोज आपके पास ऐसे एक सीलिंग है जिसपे एक वायर मैंने टांग रखी है। ठीक है, ऐसे कोई वायर जो है आपकी वो यहाँ से सीलिंग से हंग है, और इस वायर पे मैंने कुछ वेट अटैच कर रखा है mg, मतलब मास मैंने अटैच कर रखा है, तो उसका जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में आपका एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे इस वायर पे फोर्स कितनी लग रही है बेटा? इस केस में व्हाट इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द वायर? mg मैम। फोर्स mg लग रही है। फोर्स विल बी इक्वल टू mg। एरिया जो होगा इस वायर का वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिखूं इस केस में, कितना आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का क्या मतलब है? यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू हाउ मच? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय मैम डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी मेरे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू? सब बच्चे ना नोट डाउन करके रख लेना ये चीज। y विल बी इक्वल टू मैम फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा एल। ठीक है, अब यहाँ पर आप फोर्स और इसकी एरिया की अगर वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपके पास यंग्स मॉडुलस आ जाएगा मैम mg मल्टीप्लाइड बाय जो भी लेंथ है डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल। बस यही आपका फॉर्मूला यूज होता है ऑलमोस्ट हर जेई नीट जिसके भी क्वेश्चन आते हैं ना, सबके अंदर आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम, जरा एक मिनट से नोट कर लूँ मैम फॉर्मूले को।
हाँ नोट कर लो फटाफट सब बच्चे अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, सिंपली हमने यंग्स मॉडुलस को बोला है कि मैम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसको यूज करके हमने यंग्स मॉडुलस का ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जितने भी है ना वो इसी वाले चीज से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिया बेटा, आगे चलूं। अब आज की क्लास में हम Yes, अच्छे अच्छे ma'am. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस भी हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग। तो ये चीज बता देती हूँ कि जो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील होता है ना वो बड़ा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर से। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग, अगर आपको ये चीज गिवन है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस कितना होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो जिसका भी ज्यादा बड़ा यंग्स मॉडुलस होगा, दैट मींस कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी लेस। डू यू गाइस अग्री टू दिस? सो दिस मींस दैट इन केस ऑफ स्टील के केस में, देखो इसको ना थोड़ा सा रीफ्रेम करती हूँ। स्टील वाले केस में अगर हम सेम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ऑन अप्लाइंग सेम स्ट्रेस, ऑन अप्लाइंग सेम स्ट्रेस, जो आपका स्टील होगा उसके अंदर स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्टील विल शो लेस स्ट्रेन, स्टील के अंदर देयर विल बी लेस स्ट्रेन एज कंपेयर टू कॉपर। इस चीज से अग्री कर रहे हो? क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है वो बड़ा है स्टील का। तो इसका मतलब क्या है कि स्टील जो है दैट इज मोर इलास्टिक, that steel is more elastic than copper, so that is why we use it for the manufacture of spring. ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो कृष्ण बेटा, क्योंकि जो स्टील है उसकी टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन शेप एंड साइज वो ज्यादा है, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। अगर आप स्टील और कॉपर वायर पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सेम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, तो स्टील के अंदर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और कॉपर के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए स्टील को प्रेफर किया जाता है व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। मैं एक बार Yes, ma'am. रिपीट कर देना मैम। एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा। हमने क्वेश्चन में पूछा है कि स्टील को आप प्रेफर क्यों करते हो कॉपर के ऊपर ऑन इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग, कि व्हाई डू यू प्रेफर स्टील एज कंपेयर टू कॉपर इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग। तो यंग मॉडुलस जो होता है स्टील का वो हायर रहता है एज कंपेयर टू कॉपर। इसका मतलब क्या है कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस स्टील के अंदर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब जैसा कृष्ण ने बोला कि स्टील के अंदर हायर टेंडेंसी है टू अपोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट स्टील जो है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है कॉपर से, और इसीलिए उसको हम यूज करते हैं स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इज दैट ओके? थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चंस पे चले। यस मैम। अब ये अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 meters एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 meters, both of diameter 3.0 mm are connected end to end. So if I am drawing a diagram briefly, आपके पास एक कॉपर वायर है यहाँ पर, ठीक है, लेट दिस बी योर कॉपर वायर। इस कॉपर वायर की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 2.2 मीटर, ठीक है, और आपको एक और वायर दे रखी है जो है स्टील वायर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। इसी के साथ में एक स्टील वायर भी कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है आपको गिवन 1.6 मीटर। ये आपके पास सिचुएशन है। दोनों का डायमीटर सेम है, डायमीटर आपको 3 मिलीमीटर गिवन है और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। अब अगर आप इसको किसी लोड से कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप इसको लोड से स्ट्रेच कर रहे हो, तो जो नेट इलोंगेशन है, टोटल इलोंगेशन दोनों वायर्स की मिलाकर आपकी 0.70 मिलीमीटर हो रही है। आपको लोड जो आपने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें डेटा एक ये और चीज गिवन है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर आपका कितना होता है, 1.3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील आपको गिवन है एज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एडिशनली आपको और भी चीजें गिवन है, मैं वो लिख देती हूँ। आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील कितनी थी। ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर आपको गिवन है 2.2 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 1.6 मीटर। एडिशनली आपको ये गिवन है कि दोनों का डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज 1.5 मिलीमीटर, 3 का हाफ, और यहाँ पर भी रेडियस ऑफ स्टील वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। यहां तक क्लियर है सबको कि हाँ मैम ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, दीज आर गिवन टू यू। मैम ये 1.3 कहाँ से आया? बेटा ये ना यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, यहाँ पे लिखी हुई नहीं थी तो इसलिए मैंने आपको बता दी। ओके मैम। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पर गिवन है। आपको निकालना क्या है कि अगर अब मुझे ये गिवन है कि दोनों को जब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो दोनों में जो इलोंगेशन आ रही है दैट इज 0.70 मिलीमीटर, तो आपको लोड कितना लगाया है वो निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों के अंदर आपने लोड सेम लगाया है F, दोनों के अंदर जो लोड है आपने सेम लगाया है F। अब अभी हमने पिछली स्लाइड में इसका एक्सप्रेशन लिखा था, ये वाला ही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। लिखा था ना हमने कि यंग्स मॉडुलस जो आपका होता है वो हो जाएगा आपका F/A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। इसका मतलब क्या है कि यंग्स मॉडुलस आपका हो जाएगा F अपॉन पाई R स्क्वायर डेल्टा L अपॉन इंटू L। ठीक है, तो यहां से मैं डेल्टा L की वैल्यू लिख सकती हूँ। डेल्टा L की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, FL अपॉन पाई R स्क्वायर बाय। बस हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, इतना ही करना था इसमें। ये एक्सप्रेशन लिख दिया, बाकी सारी चीजें आप लोगों के पास है ही, अब दोनों में आप एक्सटेंशन निकाल लो। ठीक है, अगर आप कॉपर वायर की बात करो तो इसकी आप एक्सटेंशन लिख सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आपको लेंथ ऑफ कॉपर वायर गिवन है डिवाइडेड बाय पाई रेडियस ऑफ कॉपर वायर का स्क्वायर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ एक्सप्रेशन निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ F, है ना। F हमें निकालना है अभी, तो F के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा LC का, बताओ फटाफट। यस, सिमिलरली स्टील वायर के लिए भी लिख सकती हूँ, स्टील के केस में भी तो ऐसा ही कुछ आ जाएगा, फोर्स इनटू जो भी आपके पास स्टील वायर की लेंथ गिवन है डिवाइडेड बाय पाई स्टील वायर का रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यहाँ पर भी फोर्स के टर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि अगर आप इसको लोड से स्ट्रेच कर रहे हो, जो नेट इलोंगेशन है वो 0.70 मिलीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम होगा, कॉपर वायर में जो इलोंगेशन हो रही है और स्टील वायर में जो इलोंगेशन हो रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.70 मिलीमीटर। When you use this equation, you will be able to obtain the value of force. Force मतलब जो भी आपका लोड लग रहा है उसकी आप वैल्यू निकाल पाओगे ना, फोर्स की वैल्यू तो अब निकल जाएगी ना। समझ रहे हो क्या करना है इस क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया? सब बच्चे ऐसे चुपचाप हो गए, क्या हो गया? इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो सब ऐसे चुपचाप हो गए हो। ठीक है, सारी चीजें आपको डेटा में गिवन है, यहाँ पर खाली ये चीज समझनी जरूरी है कि आपके पास 2 वायर्स हैं अगर, और आपको नेट लोड दे रखा है, इसका मतलब है कि कॉपर वायर में कुछ एक्सटेंशन होगी, स्टील वायर में कुछ एक्सटेंशन होगी बिकॉज ऑफ द सेम लोड। जो टोटल एक्सटेंशन हो रही है वो मेरी 0.70 मिलीमीटर है। तो मैंने दोनों के अंदर ये जो डेल्टा LC और डेल्टा LS की वैल्यू है वो डिटर्मिन कर ली। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा इस क्वेश्चन में हमने। हमारे को लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ जो है वायर्स की, वो हमें गिवन है। Alright, initial length of the wire is given to us. Also, it is given to us कि diameter क्या है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं वायर्स का। एडिशनली यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है, तो हमने सिंपली वो यूज किया कि y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मेरे पास डेल्टा L की वैल्यू यहाँ से आ गई। हाँ बेटा, हमको फोर्स दे नहीं रखा, तो हम उसको कैसे करेंगे सॉल्व? फोर्स को ही तो निकालना है ना आपको। आपने तो लोड को निकाला है ना, ऐसे डेल्टा L/C से लोड जो है देखो आपने क्या किया, अब यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, आपके पास डेल्टा LC आ जाएगा सम वैल्यू। सपोज आपके पास डेल्टा LC की आइडियली जो वैल्यू आती है वो मेरे को पता है क्या आती है,
ठीक है, तो वो आपके पास जब आप सारी वैल्यूज प्लग इन करोगे ना, तो आपके पास डेल्टा एलसी की वैल्यू आती है 1.1318 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। ठीक है, मतलब आपके पास फोर्स के टर्म्स में आएगी, और जब आप वहां पे सारी वैल्यूज डालोगे तो आपके पास डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? नहीं, डेल्टा एल एस की वैल्यू ये आएगी, डेल्टा एल सी की वैल्यू कुछ और आएगी, रुको मैं बोल लिख देती 1318 10 - 2। हूँ। हाँ, मतलब कुछ आपके पास डेल्टा एल सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 2.394 इंटू 10⁻⁻6 अगेन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। दोनों का लोड सेम है, दोनों को एक हाँ, रख देंगे मैम। अब आपका लोड सेम नहीं है, अब आपका, हाँ दोनों का लोड सेम है। अब आपको ये भी फॉर्मूला में क्या गिवन है कि इन दोनों का जो सम है, मतलब डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी, इन दोनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 0.70 मिलीमीटर। तो अब आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो ना, आपने टोटल लोड निकाल लिया, मतलब अब आप लिख सकते हो कि 1.1318 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2.394 इंटू 10⁻⁻6, और f मैं सपोज कॉमन ले लेती हूँ दोनों में, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0.70 मिलीमीटर इंटू 10⁻³ मीटर। तो नाउ आई कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तो सारा नंबर है ना। मैम हाँ बेटा, 0.70 को क्यों मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से? क्योंकि वो मिलीमीटर में गिवन है, अच्छा मीटर में कर दिया क्या? मीटर में कर दिया ना, कन्वर्टिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जो ये लेंथ निकाली है ये तो मीटर में निकाली है ना, ये तो आपकी मीटर के अंदर है ना, और ये आपका मिलीमीटर में है, तो इसलिए हमें जो लेंथ अब फाइनल जो हमें रिपोर्ट करनी है वो तो मीटर के अंदर आता है ना आंसर, तो इसलिए यहाँ पे इसको मीटर में चेंज किया। ठीक है, सो नाउ दीज आर सिंपल डिजिट्स। अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व बता दूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे आगे पेन और पेपर रखा है, तो ये आपके पास कुछ आ जाता है 3.5 समथिंग इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स विल बी इक्वल टू, ये आपके पास हो गया 7 इंटू 10⁻⁻4। तो जो फोर्स रहती है वो आपके पास आ जाती है 7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10⁻⁻6। तो दिस इंप्लाइज कि जो मैम आपके पास 2 की फाइनल एक्सप्रेशन, क्या बेटा? दैट इज 2 की पावर, मैम 2 की पावर इंटू में 10, मतलब 2 इंटू 10⁻²। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फोर्स की 10⁻²। मतलब मैं थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, फोर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाती है 200 न्यूटन। हाँ ठीक है, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो कुछ 1.98 इंटू 10⁻², मतलब 198 न्यूटन है, बट मतलब नियरली इक्वल टू 200 न्यूटन हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? बता, 9:48 हो गया बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गया मैम। चलो फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बताओ, मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आपके पास ऐसे कोई वायर थी पहले, ठीक है, अभी इसका पोल क्वेश्चन बना देती हूँ, ठीक है, और इस वायर की आपने अब लेंथ को कर दिया है हाफ। तो चलो बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम पोल क्वेश्चन बना दो, तो इसका पोल क्वेश्चन बना दिया जाए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इसका पोल क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो वायर है इसका मैक्सिमम लोड किस तरीके से चेंज होगा। तो इसको फटाफट आप लोग अपनी कॉपीज के अंदर कैलकुलेट कर लो, तब तक मैं पोल क्वेश्चन बना देती हूँ इसको, और आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये लो बेटा, मैंने पोल क्वेश्चन बना दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेई के पेपर में नहीं, एटलीस्ट सीबीएसई के पेपर में। अगले जो 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो 5 मिनट चाहे एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, बट वो 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। क्या बेटा? क्या बताना है इसमें? इसमें आपको ये बताना है कि अगर आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ आपने आधी कर दी है, तो उसके अंदर अब आप मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हो सच दैट दैट वायर डज नॉट ब्रेक। तो वो कैसे चेंज होगा? ऑन रिड्यूसिंग दी वायर टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब वायर को आपने काट दिया। ठीक है, तो बताओ कि कैसे चेंज होगा बेटा, बता दो फटाफट। ठीक है, वोट्स आने शुरू हो गए हैं, 2 वोट आए हैं, अभी इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, तो फटाफट सब लोग वोट करेंगे।
जिस बच्चे को पोल क्वेश्चन का वोट करना नहीं आता, आपकी स्क्रीन पे एक एक्टिविटीज वाला आइकन है, एक्टिविटीज के अंदर आप ना पोल क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है, पोल क्वेश्चन में आप जाके उसको आंसर कर सकते हो, वरना अगर आप फोन से ज्वाइन करे हुए हो तो फोन के अंदर 3 डॉट वाला आइकन रहता है। A B C D तीनों को वोट्स आ रहे हैं फिलहाल, मैं तो ये बता देती हूँ सबको। ठीक है, तो इसका आंसर बता देती हूँ फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो ये मैक्सिमम लोड है ना, मैक्सिमम लोड जो होता है आपका, वहां से आप खाली स्ट्रेस से डिपेंड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम लोड मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस किसी वायर पे हम कितना लगा सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस आपका जो हो जाएगा, दैट मेजरली डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो भी आपका ये मैक्सिमम लोड होगा, क्या बेटा? मैम इसका आंसर डी होगा, मैंने तो कर दिया। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम लोड होगा ना, मैक्सिमम लोड होता है आपका That is मैक्सिमम force upon स्ट्रेस force। वायर पे कितना लगाया जा सकता है। मैम एरिया उसके उसके एरिया से लेंथ हाँ, से कोई वो मतलब नहीं है। एरिया पे डिपेंड करता है, वो आपका जो लेंथ है उसके डिपेंडेंस नहीं है। तो इसलिए आपका जो, अगर आप लेंथ को चेंज कर रहे हो तब भी आपका जो मैक्सिमम लोड जो वायर विथस्टैंड कर सकती है बिफोर ब्रेकिंग, इट विल रिमेन द सेम। सेम, यस मैम, मैंने फॉर्मूला लगा के देखा मैम, इसमें कहीं नहीं इसका हाँ, रिलेटेड तो ये लेंथ यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन एक्चुअली है ही नहीं, ये मैक्सिमम लोड वाला जो क्वेश्चन है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है, जो हमने पिछली क्लास में स्ट्रेस वगैरह पढ़ा था उसका। चलो अब आगे चलते हैं। जो भी बच्चे हमारे जेई वाले हैं उनके लिए 2-3 जेई के बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारे नीट वाले बच्चे भी इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ना जेई के एज इट इज क्वेश्चन उठाकर वो नीट में भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जेई के 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको खाली ट्विस्ट करके दे रखा है। 2 separate wires A and B are stretched by 2 millimeter and 4 millimeter respectively। आपके पास ना 2 अलग अलग वायर्स है जिन पे आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, एंड दे आर बीइंग स्ट्रेच्ड बाय 2 millimeter and 4 millimeter respectively। Assuming that both the wires are made up of the same material, दोनों वायर्स को आपने सेम मटेरियल का बना रखा है, और रेडियस ऑफ वायर बी इज 4 times दैट ऑफ रेडियस ऑफ वायर ए, द लेंथ ऑफ द वायर्स ए एंड बी क्या होंगी, उसका आपको रेशियो बताना है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको फटाफट मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि आपके पास 2 वायर्स हैं ए एंड बी, जिनको आपने स्ट्रेच करा है बाय 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के अंदर कितना चेंज है 2 मिलीमीटर, और बी के अंदर कितना चेंज हो गया बेटा 4 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों में आपने सेम फोर्स लगाई है, फोर्स इन बोथ द वायर्स इज सेम, मतलब फोर्स यहाँ पर भी 2 न्यूटन लग रही है, यहाँ पर भी 2 न्यूटन लग रही है। बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, इसका मतलब है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। ये भी गिवन है कि रेडियस ऑफ वायर बी इज 4 times दैट ऑफ रेडियस ऑफ वायर ए। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर ए अगर मैं बोल रही हूँ आर है, तो रेडियस ऑफ वायर बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4r। ये चीजें मुझे गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड पे आ जाओ। लेंथ ऑफ वायर ए एंड लेंथ ऑफ वायर बी आर इन रेशियो ए टू बी। तो जो भी लेंथ ऑफ वायर ए है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर ए, वो वायर बी के साथ रेशियो में है ए टू बी के, जिसकी वैल्यू आपके पास 1/x आती है। तो यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि क्वेश्चन में क्या करना है? ये आपको सारा डेटा गिवन है, आपको लेंथ का रेशियो निकालना है एक तरीके से बस। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इधर? व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हिच वी विल यूज? यंग मॉडुलस का हाँ बिल्कुल सिंपल, जो हमने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है मैम, वही तो यूज करेंगे। करके बता ठीक रहा है, हूँ, जरा होने वाला है। हाँ आप लोग करके बताओ। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आ जाता है मेरा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से मैं लेंथ का वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसी का रेशियो निकालना है ना बेटा। तो जो लेंथ है उसकी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय फोर्स। ये ही जो फॉर्मूला है हम वो यूज करेंगे। ए के लिए निकालो, बी के लिए निकालो, दोनों का रेशियो आ जाएगा। सबसे पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि क्या क्या डेटा गिवन है, क्या निकालना है और क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन?
Yes ma'am, no ma'am, yes, मैम yes. Simply let me write this formula again. We saw Young's modulus was equal to, नहीं, length was equal to, देखो मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, पेपर चेंज कर लिया ना. ऑल राइट, तो हमने देखा कि जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल अपॉन दी फोर्स. ठीक है, तो अब मैं ये ए और बी दोनों के लिए निकाल लेती हूँ. ए के लिए कितनी आ जाएगी, यंग्स मॉडुलस सेम है, मल्टीप्लाइड बाय ए के लिए रेडियस हमने बोला था कि आर है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल की वैल्यू मुझे 2 मिलीमीटर गिवन है, उसको मिलीमीटर में ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम रेशियोज में डील कर रहे हैं ना, हमें लेंथ का रेशियो निकालना है. और बी के लिए कितनी आ जाएगी, y इंटू पाई इंटू, अब उसका रेडियस 4 टाइम्स था, 4r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसमें जो इलोंगेशन थी वो हो रही थी 4 मिलीमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय f. बेटा f की वैल्यू नहीं निकालनी, तो अब इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, तो एल ए अपॉन एल बी कितना हो जाएगा, एल ए अपॉन एल बी, ये यंग्स मॉडुलस और फोर्स तो कट जाएंगी, बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर मैम इंटू 16r स्क्वायर. ये चीज क्लियर है सबको, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 2 से इसको काट देती हूँ 2, इसका मतलब क्या है, एल ए अपॉन एल बी मेरे पास कितना आ गया, 1/32, यही तो निकालना था. हमें बोला था कि ये 1/x की टर्म में आता है, बताओ ये x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 32 आ गई, आ गया आंसर, मैम x वैल्यू 32 आ गई. आ गई 32, 2/32 Yes, ma'am. नहीं बेटा 1/32 आ जाएगा, आ गया आंसर. जेई 2021 का क्वेश्चन है, ये अभी आया था पिछले साल ही. ठीक है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करें सॉल्व, जेई के पिछले सालों के क्वेश्चंस. यस मैम. चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है, प्यारा सा क्वेश्चन है. 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50 into 10⁻³ kgs. तो आपको बेसिकली बोल क्या रखा है कि आपके पास ना एक मास है ऐसे, ठीक है, ये मास जो है आपका, इसका मास कितना है 50 into 10⁻³ kg, मतलब काफी बड़ा सा आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर है. एंड देयर आर 4 hollow cylinders. वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ hollow cylinders अभी थोड़ी देर में. तो hollow cylinders हैं 4 जो इस मास को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो बेटा hollow cylinder का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं ये आपका hollow cylinder है ना, तो hollow cylinder के खाली है अंदर, मैम. हाँ ये खाली है, hollow cylinder के अंदर ना आपके एक तरीके से कुछ ऐसा बन जाता है मामला. उखले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो यहाँ पर आपके पास ना 2 रेडियस आ जाते हैं, एक आपके पास आता है इनर रेडियस ये, और एक आपके पास आता है आउटर रेडियस जो बड़े वाले सर्कल का है. अगर मैं बोलूं ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो जाता है, पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर. ये हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर अ हॉलो सिलेंडर. इज दैट ओके गाइस, ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है, तो अब फटाफट यहाँ पर भी मैं जो चीजें गिवन है वो लिख लेती हूँ. हमें सबसे पहले गिवन ये है कि ये जो मास है जिसको ये स्टील सपोर्ट कर रहा है वो है 50 into 10⁻³ kgs. मैम हमें- इसका एरिया जो होगा वो तो, इसका जो एरिया होगा मैम वो तो पाई आर स्क्वायर होगा ना. आपने स्मॉल आर को क्योंकि बेटा हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, हॉलो सिलेंडर के अंदर ना आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये तो सिलेंडर के अंदर ही ये खाली है पार्ट, दिस पार्ट इज एम्प्टी, तो यही उसका खाली इस वाले पार्ट का आपको एरिया बताना है कितना है. इस वाले पार्ट का बताना. ओके मैम. हाँ, तो इस वाले पार्ट का एरिया तो बड़े वाला जो सर्कल है उसका एरिया माइनस छोटे वाले बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा ना. यस मैम. ठीक है, आपको ये भी गिवन है कि इनर और आउटर रेडियाई 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, मतलब छोटे वाले की आपको वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.5 मीटर, और आउटर रेडियाई की वैल्यू आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कंप्रेशन स्ट्रेन कितना है स्टील की. आपको ये जो y है उसकी भी वैल्यू गिवन है यंग्स मॉडुलस की, तो आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको स्ट्रेन की वैल्यू बतानी है.
तो स्ट्रेन की वैल्यू आपकी कितनी, कैसे फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा यहाँ पे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला यूज? सिंपल यंग्स मॉडुलस वाला। ये तो हम मॉडुलस वाला करेंगे क्योंकि स्ट्रेन तो मैं गिवन है, हाँ स्ट्रेस बिल्कुल की सही। लगानी है। नहीं, स्ट्रेन आपको निकालना है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपका? स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ना मल्टीप्लाई में इसमें मल्टीप्लाई बाई, ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं, आएगा। नहीं मल्टीप्लाइड नहीं होगा ना बेटा, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हाँ ये है ना। उल्टा तो हो गया। स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं। अब यहाँ पर आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एरिया तो आप लोग निकाल लोगे। यस मैम। यहाँ पे हमें निकालनी है स्ट्रेस की वैल्यू, और स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपकी लगेगी बिकॉज ऑफ द मास। फोर्स आपकी कितनी Yes, हो ma'am. जाएगी? mg। mg विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ है ना मास, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 9.8। So this Yes, will ma'am. act on all ये 4 cylinders. This will act on all 4 cylinders. ये तो चारों सिलेंडर पे एक्ट करेगी ना। फोर्स ऑन Yes. 1 सिलेंडर कितनी होगी? मैम 5 इंटू 10⁴ इंटू मल्टीप्लाई 9.8। एंड डिवाइडेड बाय 4। यस मैम। इसको डिवाइड कर देंगे ना 4 से, तो ये जो आपके पास वैल्यू आ जाती है ये आ जाएगी कुछ 1222500 न्यूटन। इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज निकालनी है, एरिया। एरिया तो आप लोग खुद निकाल लोगे मैम, पाई ऑफ आर स्क्वायर आउटर रेडियस का माइनस इनर रेडियस का, मतलब मैम पाई ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो बस आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, उसको डिवाइड कर दो यंग्स मॉडुलस से, आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। एक फाइनल क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे सब बच्चे? यस मैम। यस, एक बच्चे की आवाज आ रही है बस मुझे यस मैम में, बाकी बच्चे नहीं कर पाओगे क्या? यस, क्रिश इज ऑल्सो सेइंग यस, दौलत भी यस बोल रहे हैं, आर्यन भी यस बोल रहे हैं। मजेदार क्वेश्चन है ये, इसके चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे इजी इजी क्वेश्चन है और सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। एक और जेई का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपकी टाटा बाय बाय छुट्टी, ठीक है मैम उसका एरिया 1.57 सेंटीमीटर बेटा? है। अब ना मैंने एरिया की वैल्यू उसकी नोट डाउन नहीं कर रखी, मतलब मुझे भी वही लग रहा है कि पाई कुछ पाई इंटू 0.75 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलो आप एक बार इसको कैलकुलेट करना, फिर आंसर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब तो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल आप करना खुद सॉल्व, तरीका पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। ये प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसा हमने वो कॉपर और स्टील वाला एग्जांपल किया था ना, जहाँ पे हमने 2 वायर्स को ज्वाइन करके सेम लोड लगा दिया, वैसा क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है? 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड, ठीक है। तो अब आपके पास एक वायर है ऐसे, और यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। तो एक वायर है ऐसे, उसकी लेंथ है L, ऑलराइट, और दूसरी वायर इसके साथ में हमने जोड़ दी है, इसकी वैल्यू है L अगेन। दोनों वायर्स का यंग्स मॉडुलस सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, इसका y1 है, इसका y2 है। बोला क्या है? ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक सिंगल वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगा ना, जिसकी लेंथ होगी 2L, उसका आपको यंग्स मॉडुलस बताना है। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आया कि 2 वायर्स को एंड टू एंड जोड़कर उस पे हमने कुछ मास अटैच कर दिया, उसको हमने कर दिया लोड। तो जो भी यंग्स मॉडुलस है दोनों का आपको y1 और y2 गिवन है, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज बिहेविंग एज अ सिंगल वायर, आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, y1 में जो फर्स्ट वायर है उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन होगी, है ना। मैम। यस मैम। वो एक्सटेंशन का फॉर्मूला ma'am. क्या लिखा था हमने? फिर से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ चाहे मैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। हमने देखा था कि यंग्स मॉडुलस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L, मतलब फोर्स इंटू लेंथ अपॉन A डेल्टा L। तो डेल्टा ma'am. L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा L को इस साइड ले जाते हैं, FL अपॉन AY, राइट। तो वायर 1 की वजह से क्या हो रहा है कि मैम फोर्स तो सेम ही लग रही है सब वायर्स पे, क्योंकि लोड हम सेम लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय वायर 1 की लेंथ है L,
डिवाइडेड बाय वायर 1 का एरिया होगा, कुछ एरिया सेम है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट विच इज y1। ये चीज क्लियर है? यस मैम। सिमिलरली वायर 2 के केस में क्या हो रहा है मैम? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया y2। ठीक है, अब आपके पास जो रिजल्टेंट वायर बन के आई है उसकी जो एक्सटेंशन होगी उसको भी मैं लिख सकती That हूँ, is कैसे 2L। लिखूंगी? f/2l आ जाएगा ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो वहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ये एक्सटेंशन होगी दैट विल बी f/2l डिवाइडेड बाय एरिया जो भी रहेगा और y। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो नेट एक्सटेंशन होगी डेल्टा l दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा l1 प्लस डेल्टा l2। ठीक है, अब इसके बाद आप y का रिलेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो, फटाफट दिखा देती हूँ कैसे। इसका मतलब क्या हो गया, f/2l डिवाइडेड बाय एरिया इंटू y विल बी इक्वल टू fl अपॉन ay1। एक सेकंड रुको बच्चा, मैं ना चार्जिंग पे लगा लेती हूँ, लैपटॉप कहीं बंद हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम आपको क्लास छोड़ के ही भाग गए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, fl इंटू ay1 प्लस fl इंटू अपॉन ay2। अब यहां से f कट गया, f कट गया, a कट गया, a कट गया, सब कट गया, l भी कट गया, बचा क्या, 2 अपॉन y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2। सो सिंपल। सो दैट मीन्स 2 अपॉन y विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 अपॉन y1 y2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2y1 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ये बताओ सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया? यस मैम। इज दिस थिंग Sir. क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हमें इतना ही कवर करना है। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि सब बच्चों को ये चीज समझ में आई हो, सब बच्चों को आज की क्लास में मजा आया हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए जो 2 मॉड्यूलस हैं उनको पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगली क्लास का एम यही है कि ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाए, फिर आपका अगले हफ्ते से हम फ्लूइड्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद आपकी जो डिवीजन है 6 घंटे 12 घंटे सब में हो जाएगी, तो तब आपको और टाइम मिल जाएगा चैप्टर स्टडी करने का। कितने बच्चे हैं जो 12 घंटे वाला बैच ज्वाइन करने वाले हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू जॉइन द 2 hour? मैं अच्छा यस मैम, मैंने बढ़िया सोच है लिया। बेटा। आप लोग भी सब लोग ये देख लो, जिसके पास टाइम ज्यादा है ना, जिसके पास है कि हाँ मैम 2 घंटे निकाल लेंगे, वो सब लोग 12 घंटे वाला बैच ही ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें हम सब चीजें और डिटेल में पढ़ पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जिन बच्चों के पास मैम मेरे को टाइम। बात, हाँ बेटा। मैम और जैसे फोटोन और कैटलिस्ट में हम आप डिवाइड करेंगे ग्रुप स्टूडेंट्स राइट। को, मैम दोनों में से मैम जो मुझे को तो कंसेप्ट और मैम कंसेप्ट भी सीखना और क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि मेरे हाँ। को जाना है मैम एनडीए में। हाँ तो बेटा फिर आपको कैटलिस्ट बैच अगर मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि Catalyst batch में है ना? फोटोन में ना क्या होगा, फोटोन के अंदर वो ऑलरेडी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, कॉन्सेप्ट उनको ऑलरेडी ma'am. आता है, स्कूल में पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, या फिर खुद स्टडी कर लिया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें हम खाली क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, कैटलिस्ट में क्या रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, हाँ तो इसलिए बेटा, आपके लिए फिर ये मैं कैटलिस्ट जरा- बैच बेटर है। मैम जरा एक मेरा फ्रेंड जरा वो मांग रहा है, जरा वीडियो का लिंक मांग रहा है, जरा सेट का, अगर मैं शेयर कर दूं अब तक क्लास ओवर होगी। वीडियो का हाँ कर दो आप लिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो नहीं हो? जो Yes, ma'am, बच्चे add व्हाट्सएप तो हैं, ग्रुप पर में वो एडेड है ना, वो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपके वीडियो का लिंक है, वो वहीं पर आपका वीडियो का लिंक अपलोड होता है, वहीं पे आपका वीडियोस भी अपलोड होती है, वहीं पे आप देख भी सकते हो, तो ये आपको लिंक दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मैम ये ठीक है, सो बताया दैट जो इज टोटल ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।